आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए, ये थी कुछ अहम सुर्खियां। हम दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इंजीनियर रशीद के हवाले से जो है आपको जानकारी देंगे, जहां पर इंजीनियर रशीद की पार्लियामेंट में पहली तकरीर की गई और इस मौके पर उन्होंने केरन करना मुश्किल के लिए टनल की मांग की है। इसके अलावा वसीम अहमद मीर और मखंदीन की मौत की तहकीकात के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि इस हवाले से मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। इंजीनियर रशीद 2 दिन हिरासती पेरोल पर है, उन्हें पेरोल की मंजूरी जो है वो दी गई है। और इसी बीच इंजीनियर रशीद ने जो पहली तकरीर की और पहली तकरीर में ही उन्होंने केरन करना मशीन के लिए टनल की मांग की। और साथ ही साथ जो सोपोर और कठवा में जो दोनों मामले पेश आए थे, उस हवाले से उन्होंने कहा कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए। इंजीनियर रशीद जो 2019 से एक केस के सिलसिले में हिरासत में हैं, उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी बजट इजलास में शिरकत के लिए 2 रोज़ा तहरीर पर रिहाई जो है वो दी है। वहां टनल की व्यवस्था चाहिए। 6 महीने कट ऑफ रहते हैं, 6 महीने कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। वो लोग 6 महीने भगवान भरोसे रहते हैं। तो मेरी सरकार से एक गुजारिश है कि वहां पर इन तीनों जगहों पर करना, मच्छल और केरन के लिए टनल की व्यवस्था की जाए। और साथ ही मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वसीम अहमद मीर और मखनदीन, इन 2 का अभी पिछले आपने पढ़ा होगा पेपर में, इनकी डेथ हो गई। फोर्सेस के हाथ एलिजिबिलिटी, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमारा खून सस्ता नहीं है, हमें जीने दो, हमें जीने का हक है। हमारे खून की कुछ कदर करो, कुछ लाज रखो। क्यों रोज वसीम मीर की खून की जरूरत पड़ती है हमारे फोर्सेस को। इस बात की मेरी गुजारिश है अपनी सरकार से, इसकी फुल्ली इन्वेस्टिगेशन हो। और जिन लोगों ने भी उनको गोली मारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने जो है मीडिया से बात की, जिस दौरान उन्होंने कठवा और सोपुर में हादसों पर बात की। उन्होंने कहा कि इस हवाले से वजीर आला उमर अब्दुल्ला को तहकीकात करनी चाहिए। और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, आपको सुनाए। हाल ही में 2 हादसे हुए। एक बोमाई सोपोर में वसीम मीर के साथ जिस तरह उसको निहत्ते आदमी को, एक ट्रक ड्राइवर गरीब है, जिस तरह उसको गोली मार दी गई। और जो डॉक्टर ने भी बताया कि बहुत नजदीकी से उसको गोली मार दी गई। टायर की वजह से उसको गोली नहीं लगी, बल्कि स्ट्रेट उसको गोली मार दी गई। और उसके बाद कठुआ बिलावर में जैसे मखनदीन को पुलिस हमारी रखवाली के लिए है, उसको इतना टॉर्चर किया कि वो खुदकशी करने के लिए मजबूर हो गया। और ऐसे में इंसान को ये ख्याल था कि उमर साहब जब होम मिनिस्टर से मिलेंगे तो उनसे इन मसले के बारे में बात करेंगे। क्योंकि हम कहते हैं, जैसे वो खुद बार बार कहते हैं, होम मिनिस्टर साहब के जो एडवाइजर हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मगर वो यहाँ के वजीर आला हैं, उनके पास 50 एमएलए हैं, उनके पास मेंबर पार्लियामेंट है, उनकी एक अथॉरिटी है। अगर पीडीपी वाले होम मिनिस्टर से पूछना चाहें तो हम नहीं पूछ सकते। पर कि उमर साहब कुछ चीफ मिनिस्टर अगर वो गए तो उनको वहां होम मिनिस्टर साहब से बात करनी चाहिए थी कि अगर जम्मू कश्मीर में आप कहते हैं हालात बिल्कुल ठीक ठाक है, मिलिटेंसी के साथ आप मुकाबला कर लीजिए, मगर जो आम लोग हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, उनके साथ आर्मी की तरफ से, किसी आर्मी के, मैं नहीं कहती सारी आर्मी खराब है, मगर अगर कोई गलती करता है उसकी निशानदेही होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। इसी तरह जो बिलावर का एसएचओ है, उसके बारे में आमतौर से ये शिकायत है कि वो वहां लोगों को, नौजवानों को गिरफ्तार करके उनसे पैसे वसूल करता है, जो पैसा नहीं देता है तो उसको मिलिटेंसी के इल्जाम में बंद करता है।
आपने भी वो वीडियो देखी होगी मखनदीन की, वो तो दिल दहलाने वाली चीज है। 25 साल का जवान, छोटे छोटे 2 बच्चे, तो उसको इतना मजबूर किया गया है कि कुरान पाक को हाथ में लेके वो खुदकुशी करता है। तो मुझे लगता है कि उमर साहब को ये चीज ध्यान में रखिए। स्टेटहुड तो ठीक है, आज नहीं कल नहीं परसों स्टेटहुड तो मिल ही जाएगा, मगर ये जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में वोट दिया इस सरकार को, कि सबसे पहले तो जान है, जान है तो जहान है। स्टेटहुड तब है जब इंसान जिंदा रहेंगे। तो मुझे ये अफसोस है कि उन्होंने ये बात नहीं की, करनी चाहिए थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपोजिशन है, पीडीपी अपोजिशन है, हम कोई मिलिटेंट जमात नहीं है। हमारा एक ड्यूटी है, हमारा फर्ज है और हमारा हक है, जहां ज्यादती होगी वहां जाके लोगों के साथ खड़ा रहना। तो जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन मैं सोपोर जाना चाहती थी, बम्बई और इल्तिजा जम्मू जाना चाहती थी। बिना किसी बात के सिक्योरिटी लाइन से कोई हमें बताया नहीं गया कि आप क्यों नहीं जा सकते। तो हमारे गेट के ऊपर कंडेदार तार, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े ताले लगाए गए। मतलब ये क्या है? मैं एक चीफ मिनिस्टर रह चुकी हूँ, होम मिनिस्टर की बेटी हूँ। इल्तिजा, शी इज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। तो आप बिना जम्मू के अखनूर सेक्टर में एक मोटर गोला बरामद हुआ, जिससे बाद में बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मोटर गोला सुबह 10 बजे के करीब नामदार गांव के नज़दीक परताप नहर में कुछ मकामी अफराद को मिला। इतला मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और बाद में बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया, जिसने धमाका खेज मवाद को बाहिफाजत नाकारा बना दिया। NCMLA जडीबल तनवीर सादिक ने इस खबर पर रद्द-ए-अमल दिया, जिसमें कहा गया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बीजेपी के करीब आ सकते हैं। तनवीर सादिक ने इस खबर को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के खिलाफ इंतखाबी मैदान में हिस्सा लिया है और अब वो बीजेपी की पॉलिसियों की भी मुखालफत करते हैं। ये गैर जिम्मेदारा बेबुनियाद न्यूज़ है और मैं आपकी वसादत से इस न्यूज़ को नकारता हूँ। और ये जो एक न्यूज़पेपर ने, लोकल न्यूज़पेपर ने ये न्यूज़ करे है, ये बहुत ही एक गैर जिम्मेदाराना न्यूज़ है। मैं इसको बिल्कुल साफ अल्फाजों में नकारता हूँ। जहाँ तक उस न्यूज़ में फारूक अब्दुल्ला साहब की बात है, फारूक अब्दुल्ला साहब बॉम्बे में थे और वो बॉम्बे से सिर्फ कुछ मिनटों के लिए या घंटों के लिए दिल्ली आए और उसके बाद आगे चले गए। और जहाँ तक अरेंजमेंट की बात कही है सीएम और होम मिनिस्टर की, क्या चीफ मिनिस्टर साहब को होम मिनिस्टर से मिलने के लिए कोई अरेंजमेंट होनी चाहिए? वो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो मिल सकते हैं, कभी भी पहले भी मिले आए हैं और आगे भी मिलते रहेंगे जम्मू कश्मीर की बहबूदी के लिए। लेकिन हमने बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, हम आज भी उसी तरह बीजेपी के पॉलिसीज के खिलाफ हैं। उनकी जो उनने 2019 में किया या जो जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ उनकी पॉलिसीज है, उनके खिलाफ है। जहां मैं इस चीज को नकारता हूं, मैं इस लोकल न्यूज़पेपर को लास्ट वार्निंग देता हूं, क्योंकि उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके साथ या उन न्यूज़पेपर्स के साथ बात नहीं करेगी जो ऐसा गैर जिम्मेदाराना न्यूज़ लोगों में ये तफरुकात। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भद्रवा के बलाई इलाकों में तलाशी ऑपरेशन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुरू कर दिया है। भद्रवा की बात करेंगे तो वहां पर बलाई इलाकों में इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो सर्च ऑपरेशन है वो शुरू किया गया है। थानाला गांव की बात करेंगे तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस पूरे गांव को मुहासरे में लिया है। फौज और पुलिस की जानिब से ये मुश्तरका ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है और डोडा में ड्रोन सरगर्मियों पर भी पाबंदी जो है वो आयद कर दी गई है। और इस वक्त बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। फौज पुलिस की बात करेंगे तो उनकी तरफ से जो मुश्तरका सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। थानाला गांव की बात करेंगे तो उस पूरे गांव को फिलहाल मुहासरे में लिया है और वहां पर बड़े पैमाने पर जो तलाशी है, सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इस सर्च ऑपरेशन का आगाज किया, जिसका मकसद इलाके में मुश्तबा अक्सरियत पसंदों की मौजूदगी का पता लगाना है। जहां पर बताया जा रहा है कि जराये के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बताया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ इनपुट मिलता है तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो सर्च ऑपरेशन है उसका आगाज कर दिया गया है। फिलहाल मुश्तरका ऑपरेशन है, पुलिस और फौज की जानिब से बड़े पैमाने पर पूरे इस गांव को मुहासरे में लिया है।
थानाला गांव की बात करेंगे तो वहां पर इस वक्त पूरे गांव को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुआसरे में लिया है और वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। ये सर्च ऑपरेशन जो है अभी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में मौजूदा मुश्तबा अफराद की तलाशी की जो है इत्तला मिलती है, उसके बाद इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इस तलाशी में मसरूफ है। जॉइंट ऑपरेशन है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। और थानाला गांव की बात करेंगे तो वहां पर ये बड़े पैमाने पर इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भद्रवाह के बुलंद इलाकों में, बला इलाकों में जो सर्च ऑपरेशन है उसका आगाज किया है। इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम गत्तू ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम, बताएगा क्या कुछ जानकारी इस वक्त? थनाला का इलाका है, भद्रवाह का जो आखिरी गांव है वो थनाला पड़ता है। वहाँ पे जो है कल देर रात से ही सर्च ऑपरेशन जो है सिक्योरिटी फोर्स एसएसपी दिख रहे हैं, एनसीएफ दिख रहे हैं और आर्मी के जवान और पुलिस भी वहाँ पे मौजूद है। जहाँ पे दर्राई के हवाले से ये खबर हमें मिल पाई, हालांकि इसमें कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं, मगर जरूर बताया गया जो हमारे सोर्सेज है उन्होंने बताया कि कल देर रात वहाँ पे मूवमेंट देखी गई है 5 से 6 लोगों की। जब इस्लाम है तो उन्होंने वहाँ पे इलाके को ऑर्डर किया गया है और पूरे इलाके के अंदर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और जो थनाला इलाका है दूर दराज का इलाका है, हालांकि इस वक्त उस इलाके के अंदर बारिश का सिलसिला भी लगातार जारी है, जिला डोडा के अंदर भी, भद्रवाह के अंदर भी। पर उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि थनाला के अंदर इस वक्त जो है बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अच्छा वसीम, बताएगा कि जहाँ पर गाड़ियों की भी तलाशी ली जा रही है, क्या कुछ पाबंदियां लगाई गई है इस वक्त उस गाँव में? देखिए एहतियातन तौर पे जो गुली डंडा के लिए रास्ता जाता है, फिलहाल जो अभी तक हमें खबर मिल पाई है कि गाड़ियों को रोक के उनको छुट्टी दी जा रही है। वहाँ पे रोका भी है कुछ गाड़ियों को, फिलहाल उनको इजाजत दी जा रही है आगे जाने की। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट का पार्ट इस वक्त कुछ सीनियर ऑफिसर भी वहाँ पे पहुंचे हैं, पूरे इस मामले को देख रहे हैं। जिसमें डोडा कर रहे हैं या जो एडिशनल एसपी भद्रवाह है वो भी इस पे पूरी नजर रखे हुए हैं। तो इससे देखना होगा कि पुलिस का किस तरह का स्टेटमेंट आता है। और जहाँ तक बताया जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी इस इलाके के अंदर जिनकी मूवमेंट देखी गई है, तो ये कहाँ तक सच निकलता है। और अच्छा वसीम, जहाँ पर भी बताया जा रहा है कि डोडा में ड्रोन्स पर भी पाबंदी लगा दी गई है, तो क्या कुछ जानकारी इस हवाले से? बिल्कुल, देखिए फिलहाल ड्रोन पे पाबंदी जो लगा दी गई है जो हमारे तक खबर पहुंची है, मगर कोई ऑफिशियल ये कह सकते हैं कि ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट सामने नहीं निकल के आया, ना ही कोई अनाउंसमेंट। हालांकि जब पहले इस तरह की पाबंदियां लगाई जाती थी, चाहे हम ड्रोन के हवाले से बात करें, तो जरूर पुलिस की तरफ से एक अनाउंसमेंट की जाती थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम जानकारी देने के लिए। वसीम गत्तू आपको अपडेट कर रहे थे कि इस वक्त जो भद्रवाह के जो बड़ा इलाके हैं वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो तलाशी है वो की जा रही है। तो आगे बढ़ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने रियासती तंजीम में तब्दीलियां की है, जिसके तहत एसटी कोकरनाग में अबरार अहमद खान को नया कॉन्स्टिट्यूएंसी सदर नामजद किया। आज कोकरनाग में एक प्रोग्राम के दौरान अबरार अहमद खान को वर्करों की जानिब से फूलों की हार पहनाई गई और बीजेपी की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और रियासती सदर एसटी मोर्चा चौधरी रोशन हुसैन ने अबरार को मुबारकबाद दी और आवाम के मसाइल हल करने की भी बात की। इस मौके पर अबरार ने इलाके में बिजली, पानी और दीगर मसाइल को हल करने का अहद किया। गुजारूं और अपनी पार्टी हाईकमान का, हमारे जो नए स्टेट प्रेसिडेंट सच शर्मा जी है, माननीय अशोक कोल साहब है, और ख़ासकर जिन्होंने मुझे इस पार्टी में लाया, अपने बच्चे की तरह पाला, चौधरी रोशन साहब, इसका भी मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और इन लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ मैं। इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में इन लोगों के साथ हमें काम करना है, शाना बशाना काम करना है। जो भी लोगों का मुश्किलात होगी, मसले मसाइल लोगों के होंगे, इंशाअल्लाह हम इनके साथ रहेंगे, इनका काम करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। आज दूसरी खुशी की बात है, जिस तरह तंजीमी ढांचा हमारा बदल रहा है, हमारा स्टेट प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, हमारे डिस्ट्रिक्टों की टीमें बनी, इस तरह हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रेसिडेंट कल इलेक्टेड हुए। उससे पहले हमारे एक्टिव मेंबर्स बने थे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, और अबरार जो हमारे खूनहार हैं, जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। पहले ये मेरे एसटी मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट थे, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी में एसटी का जो हमारा प्रेसिडेंट बनाना था, तो हमने इस कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रेसिडेंट जो बनाया, हमने बीजेपी का वो अबरार है, इनको मैं बधाई देता हूँ इस पूरी आवाम की तरफ से, अपने वर्कर्स की तरफ से, और साथ साथ इनके हमने बिलाल साहब को भी
नॉमिनेट किया है कॉन्स्टिट्यूंसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, ये भी यहाँ के इनमें तड़प होती है, ये रोज़ मुझे फ़ोन करते रहते हैं आज फलाने का ये काम है वो काम है। तो ऐसे लोगों को हमने आगे लाना है जो लोगों के काम करें। तो और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह रहमान ये दोनों ये जोड़ी मिलकर जो यहाँ पे लोगों के मसाइल हैं गरीबों के काम करेंगे और जो तहजीबी ढांचा है उसको भी मजबूत करेंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में जदीद तरीन ट्रेडमिल टेस्ट मशीन नस्ब की। इस तनसीब की निगरानी HOD डॉक्टर सईद मकबूल ने की, जिसके साथ डॉक्टर शमीम इकबाल और डॉक्टर शौकत भी मौजूद रहे। नई मशीन अस्पताल में कार्डियक तशखीसी खिदमात को बेहतर बनाने की तवक्का है, जिससे मरीजों की देखभाल और दिल की बीमारियों की इब्तदाई तशखीस में बेहतरी आएगी। इस मौके पर डॉक्टर मकबूल ने जदीद तिबी आलात की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि इससे सेहत की देखभाल की बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। कि नंबर 1 किलर डिजीज़ जो है वो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के लिए जो इन्वेस्टिगेशंस हैं अभी अगर हम A to Z कम से कम 100 से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस होंगी जिससे हम कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ डायग्नोज कर सकते हैं। TMT एक ऐसा सिंपल टेस्ट है और इतना सस्ता टेस्ट, न सिर्फ इससे हमें ये पता चलता है कि इस आदमी को कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ होने के चांसेस हैं, बल्कि इसकी एक्सरसाइज कैपेसिटी कितनी है वो भी पता चलता है और दूसरा ये भी पता चलता है कि इसको ये कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ कितनी सीवियर हो सकती है। ये इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। जिस तरह से हम देखते हैं, आप लोग भी रोज़ देखते हैं कितने लोग हार्ट अटैक से मरते हैं। ये वार्निंग साइंस बहुत लोगों को मिलते हैं। बहुत लोगों को चलने से, खासकर चढ़ाई चढ़ने से या तेज़ चलने से या कोई वज़न उठाने से सीने में दर्द होता है और इस चीज़ को वो लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं। कई बार वो लोग इसके लिए गैस की गोलियां भी खाते हैं। लेकिन ये TMT ट्रेडमिल जो है एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो उस चीज़ को उबार के बाहर ला सकती है कि आया इस पेशेंट को कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ होने के चांसेस हैं या नहीं है, क्या इसको एंजियोग्राफी की ज़रूरत है या फिर इसको दवाइयों की ज़रूरत है। ये TMT बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है इसके लिए। डायरेक्टर फिशरीज कश्मीर अब्दुल मजीद टाक ने दीगर अहदेदारों के हमरा तराल का दौरा किया, जहां उन्होंने अमीराबाद और नाजनीनपुरा में बने हैचर्स और फार्मों का मुआयना किया। इस मौके पर जॉइंट डायरेक्टर साउद गुलाम मोहिद्दीन और असिस्टेंट डायरेक्टर पुलवामा जहूर अहमद भी मौजूद रहे। डायरेक्टर ने बताया कि महकमा एक्वाकल्चर को फ़रोग देने के लिए इक़दाम कर रहा है और अब प्राइवेट सेक्टर के लोग भी महकमे के साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तराल के लाम और नारिस्तान नाले में डेनमार्क से स्टॉक लाया जा रहा है। डायरेक्टर ने अमीराबाद में बनने वाले बड़े फिश फार्म के मालिक को मुबारकबाद दी और कहा कि महकमे ऐसे नौजवानों की हौसला अफजाई करेगा। पोटेंशियल तो अच्छा खासा है, क्योंकि हमने रिसेंटली जो इस वक्त जो स्कीम है फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से, एक तो हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की जो हमारी UT की स्कीम है और उसके बगैर भी दूसरी स्कीम है PMMSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। उस सिलसिले में चूँकि हम तो इस वक्त जो फैग एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, हम देख रहे हैं जो टारगेट्स हमने अपने डिस्ट्रिक्ट साहिबान को दिए थे वो कंप्लीट हुए हैं नहीं हुए, तो हम फिजिकली देखना चाहते हैं। एक्सपेंडिचर तो कर रहे हैं मगर फिजिकली हम देख रहे हैं मतलब या फार्मर्स में कोई दिक्कत मत है, उस चीज़ का जायज़ा लेने के लिए हम आज यहाँ त्राल एरिया में हैं या डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का दौरा कर रहे हैं। तो इसके बगैर भी जो बाकी अजला में भी अच्छे खासे यूनिट्स बने हैं प्राइवेट सेक्टर में खासकर। तो इस ज़मन में हम आज त्राल का करें तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, आपने जैसे देखा खुद भी देखा है, ट्राउट हैचरी बनी है। तो इससे न कि इसको इस फार्मर को खुद को फ़ायदा होगा, तो इसके बगैर भी इस जो बाकी फार्मर्स है उनको ये सीड दे सकते हैं। अदरवाइज़ अर्लियर ये डिपेंडेंट होते थे गवर्नमेंट से सीड लेने के लिए। नाउ दे हैव बिकम देमसेल्व्स प्रोड्यूसर्स ऑफ। आप इस चीज़ को बोल रहे हैं तो अर्लियर जो मछली तैयार होती थी वो सिर्फ गवर्नमेंट फार्म पे होती थी, तो उस चीज़ से मैं हमें चूँकि हम अब ना वी हैव वेंचर्ड इन प्राइवेट सेक्टर में भी इतना प्रोडक्शन बढ़ गए, उसके बावजूद भी अभी कमी हम फील कर रहे हैं। चूँकि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के तहत ये 5 साल जो 5 सालों का टारगेट दिया गया, 176 करोड़ की स्कीम है, हमें ये पैसा 5 सालों में खर्च कर रहे हैं। अभी हम दूसरे साल में ही चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह रहमान आप 2-3 साल में देखेंगे प्रोडक्शन इतनी बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मतलब जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, कम लग रहा है स्टॉक ये नहीं रहेगा।
क्रॉस हाँ नेचुरल क्लाइमिटीज़ उनको तो कुछ नहीं कोई कुछ नहीं कर सकता है, मगर इस ज़माने में ये कहना चाहूँगा मैं, चूँकि हम पहले डिपेंडेंट रहते थे नेचुरल वाटर सोर्सेज पे, जैसे कहीं पे स्ट्रीम है, कहीं पे स्प्रिंग है, तो मगर चूँकि आजकल के ज़माने में टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन ऐसा हुआ, रीयूज़ ऑफ वाटर, रोस्ट टेक्नोलॉजी आई है, बायोफ्लॉग टेक्नोलॉजी आई है, उसमें ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल हो सकता है, तो वो टेक्नोलॉजी हम मतलब इंट्रोड्यूस करने जाए, कुछ यूनिट्स बने भी हैं ओवरऑल यूटी में, तो इस साल भी इंशाल्लाह रहमान वो ये जो वाटर का अल्टीमेटली फिशेज पे मतलब प्रीरिक्विजिट तो वाटर ही है, तो उस ज़माने में जो ट्यूबवेल वाटर ग्राउंड वाटर इस्तेमाल किया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि अगले कुछ सालों में ये दिक्कत रहेगी। देखिए जो लाम और नारिस्तान हमारी बड़ी फेमस ट्राउट स्ट्रीम्स है दोनों, और बहुत सारे एस्टिमेट एंगलर्स आते हैं, और लास्ट ईयर भी काफ़ी एंगलर्स वहाँ पर आए हैं, तकरीबन 200 के करीब मोर देन 200 एंगल मतलब परमिट्स इशू हुए हैं, तो इस साल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो अच्छा खासा रहेगा, वो दे आर वेल एस्टैब्लिश। इस साल स्ट्रीम मतलब स्टॉकिंग भी हम कर रहे हैं टू रिप्लेस दोज स्ट्रीम्स, तो उस ज़माने में भी हमने रिसेंटली जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वैरायटी लाई है डेनमार्क से, तो जो ब्राउन ट्राउट की है वो उनमें स्टॉक किया जाएगा, और इंशाल्लाह होपफुली वी विल रिवाइव दोज स्ट्रीम्स। थैंक यू सर। तो चलिए, पेरिस में इस वक्त AI समिट चल रहा है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस वक्त खिताब कर रहे हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी तरफ से, सीधा आपको वहां ले चलेंगे। If you upload your medical report to an AI app, it can explain in simple language, free of any jargon, what it means for your health. But if you ask the same app to draw an image of someone writing with their left hand, the app will most likely draw someone writing with the right hand. Because that is what the training data is dominated by. It shows that while the positive potential of AI is absolutely amazing, there are many biases that we need to think carefully about. That is why I am grateful to my friend President Macron for hosting this summit and for inviting me to co-chair it. Friends, AI is already reshaping our polity, our economy, our security, and even our society. AI is writing the code for humanity. AI is writing the code for humanity in this century. But it is very different from other technology milestones in human history. AI is developing at an unprecedented scale and speed, and being adapted and deployed even faster. There is also a deep interdependence across borders. Therefore, there is a need for collective global efforts to establish governance and standards that uphold our shared values
address risks, and build trust. But governance is not just about managing risks and rivalries. It is also about promoting innovation and deploying it for the global good. So, we must think deeply and discuss openly about innovation and governance. Governance is also about ensuring access to all, especially in the global south. It is where the capabilities are most lacking, be it compute, power, talent, data, or the financial resources. Friends, AI can help transform millions of lives by improving health, education, agriculture, and so much more. It can help create a world in which the journey to sustainable development goals becomes easier and faster. To do this, we must pull together resources and talent. We must develop open source systems that enhance trust and transparency. We must build quality data sets free from biases. We must democratize technology and create people-centric applications. We must address concerns related to cybersecurity, disinformation, and deepfakes. And we must also ensure that technology is rooted in local ecosystems for it to be effective and useful. Friend, loss of jobs is AI's most feared disruption. But history has shown that work does not disappear due to technology. Its nature changes and new types of jobs are created. We need to invest in skilling and reskilling our people for an AI-driven future. Friends, there is no doubt that the high energy intensity of AI needs to be looked into. This will require green power to fuel its future. India and France have worked together for years through initiatives like the International Solar Alliance to harness the power of the sun. As we advance our partnership to AI, it is a natural progression from sustainability to innovation to shape a smarter and responsible future. At the same time, sustainable AI does not only mean using clean energy. AI models must also be efficient and sustainable in size,
data needs and resources requirements. After all, the human brain manages to compose poetry and design spaceships using less power than most light bulbs. Friends, India has successfully built a digital public infrastructure for over 1.4 billion people at a very low cost. It is built around an open and accessible network. It has regulations and a wide range of applications to modernize our economy, reform governance, and transform the lives of our people. We have unlocked the power of data through our data empowerment and protection architecture. And we have made digital commerce democratic and accessible to all. This vision is the foundation of India's national AI mission. That is why, during our G20 presidency, we built a consensus on harnessing AI responsibly for good and for all. Today, India leads in AI adoption and techno-legal solutions on data privacy. We are developing AI applications for public good. We have one of the world's largest AI talent pools. India is building its own large language model considering our diversity. We also have a unique public-private partnership model for pooling resources like compute power. It is made available to our startups and researchers at an affordable cost. And India is ready to share its experience and expertise to ensure that AI future is for good and for all. Friends, we are at the dawn of the AI age that will shape the course of humanity. Some people worry about machines becoming superior in intelligence to humans, but no one holds the key to our collective future and shared destiny other than us humans. That sense of responsibility must guide us. Thank you.